जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HDS सर पर। पिछले वीडियो में हमने जर्मनी, इटली कैसे इनका एकीकरण हुआ और किन किन नेताओं ने, किन किन महापुरुषों ने योगदान दिया था, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। आप क्या पढ़ने वाले हैं? यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यूनान में कैसे राष्ट्रवाद की भावना जगी। तो ये बात ये कहना चाहते हैं कि यूरोप जो है वो एक महादेश है। ठीक है, तो यूरोप एक महादेश है, तो उस महादेश में बहुत सारे छोटे छोटे देश शामिल है। उनमें से कुछ देश शक्तिशाली हैं तो कुछ देश कम शक्तिशाली है। ये कुछ तो बहुत ही कम। तो शक्तिशाली देश शुरू से ही इन छोटे छोटे देशों पर, जो कम शक्तिशाली थे, उन पे अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। उन पे अपना आधिपत्य क्या हुआ था? जमाया हुआ था। उनमें फ्रांस में शामिल था, जिस पे इंग्लैंड जमाया हुआ था। लेकिन जब बड़े देशों ने अपने आप को गुलामी से मुक्त करा लिया, तो उन्हीं को देख करके ये छोटे छोटे देश में भी राष्ट्रता की भावना जगी। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, किन किन महापुरुषों ने योगदान दिया। और अब पढ़ने वाले हैं यूनान का। यूनान भी एक यूरोप का हिस्सा है। ठीक है, यूनान देखिए क्या कह रहा है। यूनान में राष्ट्रता का उदय करा। इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। मतलब कि जिस प्रकार यूरोप में हुआ, उसी बीच यूनान में भी राष्ट्रता की भावना जगी। कह रहे यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। कह रहे यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा। मतलब इनका अतीत क्या रहा है? तो गौरव में रहा। गौरव में किस क्षेत्र में? तो सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, दर्शन में, विचार में, प्रकृति में, ये सब में इसका मतलब विशेषता वाला देश था ये यूनान। लड़ाई झगड़ा से कोई लेना देना नहीं था। तो कह रहे यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। मतलब कि पाश्चात्य मतलब जो नए नए देश उभर के आए हैं, नए नए देश जो उभर के आए हैं, उन नए नए देशों के लिए यूनान जो है एक प्रेरणा का स्रोत है। उन नए नए देशों के लिए यूनान का जो गौरव में अतीत रहा है, वो क्या है? एक प्रकार का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। क्या यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मतलब इन सभी क्षेत्रों में यूनान का अपना एक इतिहास रहा। साहित्य का क्षेत्र हो, उनका विचार हो, दर्शन हो, कला हो, चिकित्सा विज्ञान हो, हर क्षेत्र में इन्होंने उपलब्धि पाई। किसने? तो यूनान के लोगों ने। आइए, यूनान के लोगों की उपलब्धि यूनानियों के लिए क्या है? एक प्रेरणा का स्रोत है, उत्साह का स्रोत है। पुनः जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों ने अपनी तरक्की शुरू की। बोला पुनः जागरण काल में यूनान को ही देख के जो नए नए देश उभर के आए थे, वे अपने देशों की तरक्की करना क्या कर दी? शुरू कर दी, यूनान को देख करके। करा इतने सारे विशेषता होने के बावजूद भी, यूनान का इतना गौरवमय अतीत होने के बावजूद भी, ये किसके अधीन था? तो तुर्की साम्राज्य के अधीन था। इसको ध्यान में अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। यूनान किसके अधीन था? तो तुर्की का। यूनान किसके अधीन था? तो तुर्की का। ठीक है, यूनान किसके अधीन था? तो तुर्की के अधीन था यूनान। करा फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रता की भावना की लहर जगी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। ये क्या कह रहा? कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में इस राष्ट्रता की भावना की लहर जगी। क्यों जगी? क्योंकि यूनान में धर्म हो, जाति, तो धर्म और जाति में अंतर होता है। ठीक ना? जाति बहुत होते हैं, जाति जो है ये बहुत होते हैं, लेकिन धर्म उतना ज़्यादा। जैसे हमारे देश की जाति बहुत, लेकिन धर्म कितने? 4, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 ही है ना? तो धर्म और जाति में अंतर होता है। ठीक ना? धर्म अलग होता है, जाति अलग होता है, और जाति तो बहुत है। तो कह रहा है कि क्योंकि यूनान में धर्म हो, जाति हो और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान क्या थी? यूनानियों की पहचान एक थी। इसलिए यहाँ राष्ट्रता की भावना जगने में ज़्यादा देर नहीं हुआ।
कह रहा फलतः तुर्की शासन से, बोला फलतः यूनान तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। तो तुर्की शासन से यूनान क्या चाहता था, तो अपने आप को अलग करना चाहता था। तो अपने आप को अलग करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाए। इसके लिए इन्होंने, किन्होंने, तो यूनानियों ने। तो इसके लिए यूनानियों ने इसके लिए यूनानियों ने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की। याद रखिएगा, तुर्की शासन से यूनान स्वयं को अलग करने के लिए या आज़ाद करने के लिए, तुर्की शासन से यूनान स्वयं को अलग करने के लिए किस संस्था का स्थापना की, तो हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना की। कहाँ की, तो ओडेसा नामक स्थान पे। कहाँ की, तो ओडेसा नामक स्थान पर की। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे एक स्वतंत्र राज्य बनाना था। यूनान को क्या बनाना था, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। किसका उद्देश्य था, तो ये हितेरिया फिलाइक नामक संस्था का। बोला क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। बोला क्रांति का साथ देने के लिए, नेतृत्व मतलब साथ देने के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में आपको पता होगा, तो मध्यम वर्ग में शिक्षित लोग आते हैं, वकील आते हैं, चिकित्सक आते हैं, क्लर्क आते हैं, ये लोग आते हैं किसमें, मध्यम वर्ग में आते हैं। इन्होंने वे साथ दिया। कह रहा यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा था। कह रहा यूरोप में जितने भी देश थे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत कौन था, तो यूनान। अब फिर भी यह अधीन था किसी के, तो किसके थे, तुर्की का। मतलब प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था। और किसका पर्याय था, सम्मान का। सम्मान करते दिन का सब। कह रहा जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्यत थे। बोला कि जो यूरोप वासियों के लिए यूनान एक प्रेरणा का स्रोत था, सम्मान का स्रोत था। यूरोप वासी जितने भी थे वो चाहते थे यूनान क्या हो, अलग हो, मतलब यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। क्या बने, वो स्वतंत्र राष्ट्र बने। इसके लिए उन्होंने सरकार की इतनी तटस्थता थी, मतलब इनकी इतने बांध के लोगों को रखा था कि लोग किसी का साथ नहीं दे सकते। फिर भी लोगों ने सरकार की तटस्थता के बावजूद उद्धत, मतलब क्या, साथ दिया। किनका, यूनान का। किनका साथ दिया, यूनान का साथ दिया, यूरोप के नागरिकों ने। कह रहा इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन, याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि इंग्लैंड का महान कवि कौन था, लॉर्ड बायरन। इंग्लैंड का महान कवि, ठीक है, लॉर्ड बायरन। कह रहा इंग्लैंड का, कहाँ के थे, यूनान के थे, इंग्लैंड के। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही क्या हो गए थे, शहीद थे। लॉर्ड बायरन कवि थे, ना ही कोई युद्ध करने वाला, एक कवि थे। और वो भी यूनान के नहीं थे, कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के। फिर भी यूनान की स्वतंत्रता के लिए, यूनान में ये क्या हो गए, शहीद हो गए। याद है, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया कि यूनान की स्वतंत्रता के लिए कौन शहीद हो गए, तो इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन जी। कह रहा इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। कह रहा इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप क्या, सहानुभूति नहीं, ये देश को क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो सहानुभूति दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, साम्राज्यवादी होता है दूसरे राज्य को या दूसरे क्षेत्र को जीत के अपने मिला, इसको साम्राज्यवादी नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। तो धार्मिक एकता कारण क्या था, तो यूनान की स्वतंत्रता के पक्ष में था। कौन था, तो रूस क्या था, यूनान की स्वतंत्रता में क्या था, पक्ष में था, मतलब होना चाहिए ये स्वतंत्र, ये कहने का मतलब हुआ। आगे देखिए क्या करा यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। बोला यूनान में जो आंदोलन अभी मंद गति से चल रहा था, आक्रामक रूप से नहीं चल रहा था, तो ये और विस्फोटक रूप कब ले लिया, जब
तुर्की के शासकों ने यूनान के स्वतंत्रता के लिए जो लोग शामिल थे, संलग्न मतलब शामिल थे, उसको बुरी तरह कुचलना मतलब मारना शुरू कर दिया। तो इन्होंने और विस्फोटक और विकराल रूप ले लिया इस आंदोलन ने। कह रहा 1821 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में, याद रखिएगा 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। यूनान में क्या गया? विद्रोह शुरू हो गया। किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में। बोला रूस का जार, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने कहा था रूस के सम्राट क्या कहा जाता है? जार। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। कह रहा रूस का जो सम्राट था जार अलेक्जेंडर, वो अपने व्यक्तिगत रूप से मतलब कि खुद के रूप से यूनान के पक्ष में था, लेकिन ऑस्ट्रिया का जो प्रतिक्रियावादी मेटरनिक था उनके डर से यह सामने खुल कर नहीं आता था। ठीक है, लेकिन जब नया देखा बोले करा जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। लेकिन जब नया आया, कौन आया? नया शासक, रूस का जब नया शासक आया जार निकोलस, तब उन्होंने बिना डरे खुलकर किसका समर्थन किया? तो खुलकर उन्होंने यूनानियों का समर्थन किया। करा अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ, याद रखिए अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। किस लिए इसकी स्थापना हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच समझौता क्यों हुआ था 1826 में? क्यों? तो तुर्की और यूनान के विवाद में मध्यस्थता करने के लिए, ठीक है, समाप्त करने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए। कह रहा फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा था। फ्रांस का जो राजा था चार्ल्स दसम, वह भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा था। और 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन बनाया गया। और 1827 में लंदन में क्या बुलाया गया? एक सम्मेलन बुलाया गया, बोला जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान, याद है कौन कौन देश है? आपसे पूछा जाए तुर्की के खिलाफ किसने विद्रोह किया? तो तुर्की के खिलाफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये तीनों देश मिलकर, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में, और समर्थन यूनान का और खिलाफ किसका? तुर्की। तो तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। सम्मेलन उठा कहाँ? 1827 में लंदन में जो सम्मेलन हुआ था। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, तीनों देशों की संयुक्त सेना नावारिनो की खाड़ी में, कहाँ? तो नावारिनो की, यूरोप के नावारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई, जमा हुई। और तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। और तुर्की के समर्थन में कौन आया? तो सिर्फ कौन आया? मिस्र। कौन आया? मिस्र। यूनान के समर्थन में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। यूनान के समर्थन में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस आया। और तुर्की के समर्थन में सिर्फ कौन आया? मिस्र। बोला युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह क्या हुई? पराजित हुई, हार गई। इधर 4 थे, इधर 2, तो हारना तो तय था। पराजित हुई तुर्की की। और अंततः 1829 में एड्रियानोपुल की संधि, याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 में। बोला जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात है। बोला जीत तो गया, यूनान को स्वतंत्र बनाने के लिए जो जो देश शामिल होते तो जीत तो गए, लेकिन इससे यूनान को जो स्वतंत्रता मिला वो एक नाम मात्र का बना। वो कैसा मिला? स्वतंत्रता नाम मात्र का। और ऐसी स्वतंत्रता यूनान नहीं चाहता था, ना ही जो लोग थे, जो देश मिले हुए थे वो चाहते थे। इसीलिए बोला उधर इंग्लैंड, यहाँ दे बोला कि यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय की गई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। मतलब उन्होंने कहा यूनान के लोगों को, हम नाम मात्र का स्वतंत्रता नहीं लेंगे, हमको पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए। बोला उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। उधर इंग्लैंड और फ्रांस भी साथ दे रहा था यूनान का, क्या
कि नाम मात्र का स्वतंत्रता देने से अच्छा है इसे क्या करें, पूर्ण तरीके से क्या कर दे, स्वतंत्र बना दे। और इसी बात को लेकर फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। याद है यूनान कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था, 1832 में। यूनान कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ, तो 1832 में। 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। बोला क्या कि और इसके फलस्वरूप बवेरिया का शासक ऑटो, याद रखिएगा, इसके फलस्वरूप बवेरिया का शासक ऑटो, बोला इसके फलस्वरूप बवेरिया का शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव क्या गया, समाप्त हो गया। यूनान पे क्या गया, रूस का प्रभाव समाप्त हो गया। देखिए तुर्की था, लेकिन तुर्की का मेन आदमी कौन था, तो तुर्की को वहाँ कब्जा जमाने का जो मेन उद्देश्य दिया गया था वो रूस ने दिया गया था। तो इस प्रकार रूस का प्रभाव क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस प्रकार यूरोप में फ्रांस, इटली, जर्मनी, उसके बाद यूनान की स्वतंत्रता और ये स्वतंत्र राष्ट्र बना। आगे है हंगरी। तो इस प्रकार यूरोप में अब फ्रांस, इटली, जर्मनी के बाद चौथा कौन, यूनान, स्वतंत्र हो गया, ठीक है। अब देखने वाले हैं हम लोग किसको, तो हंगरी को। किसको देखने वाले हैं, हंगरी को, कि यूरोप का जो एक देश है हंगरी, हंगरी में किस प्रकार राष्ट्रता की भावना जागृत हुई। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता है। मतलब हंगरी में भी इसका प्रसार हुआ। बोला हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। हंगरी को कौन अपने अधीन किया हुआ था, तो ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा। हंगरी को अपने अधीन कौन किया हुआ था, तो ऑस्ट्रिया। देखिए जर्मनी को अपने अधीन कौन रखा था, ऑस्ट्रिया, ठीक है। इटली को अपने अधीन कौन रखा हुआ था, ऑस्ट्रिया, ठीक है। यूनान को अपने अधीन कौन रखा हुआ था, तो तुर्की, और रूस इसका मेन आदमी था। हंगरी को अपने अधीन कौन रखा है, तो ऑस्ट्रिया। बोला 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। याद रखिएगा 1848 की क्रांति, कब की क्रांति, 1848 की क्रांति। ये जो यूनान राष्ट्र घोषित किया गया अलग, ये 30 की क्रांति हुई थी, जुलाई 1830 की क्रांति। ये 1848 की क्रांति लुई फिलिप के साथ हुआ था ना, पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे हमने कि 1848 की क्रांति कैसी हुई थी। तो 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ, हंगरी में, जहाँ जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। तो हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व, हंगरी में जो राष्ट्रीयता का भावना जगी थी और वहाँ के लोगों का जो मेन नेता बना हुआ था वो कौन था, तो कोसुत और फ्रांसिस डिक। बोला कोसुत लोकतांत्रिक विचार समर्थक था। याद है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोसुत किसके बीच, मतलब कौन सा विचार रखता था, तो कोसुत जो था वह लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था, लोकतंत्र देश चाहता था। उसने वर्गहीन समाज के अपने विचारों को, मतलब वो चाहता था समाज के निर्माण कैसा होना चाहिए, तो वर्गहीन। कोसुत क्या चाहता था, समाज का जो विभाजन होना चाहिए वो वर्गहीन होना चाहिए। मतलब समाज का विभाजन नहीं होना चाहिए वर्ग के आधार पर, कि आप इस वर्ग के हैं वो काम कीजिए, आप उस वर्ग के, आप बाल काटने वाले तो बाल काटिए, आप कोई सामान बेचने वाले तो वही बेचिएगा। तो वो वर्गहीन, मतलब वर्ग नहीं वाला, ऐसे तो वर्ग वाला हम लोग बटे हुए, लेकिन वर्गहीन समाज की स्थापना चाहता था कौन, कोसुत। कह रहा जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इस पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। बोला फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का, फ्रांस में लुई फिलिप के पतन मतलब खत्म, जब अंत हो गया पतन का, हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। बोला कोसुत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया। किसने, कोसुत ने, तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। और व्यवस्था जो अपनाया गया था हंगरी में, उसको बदलाव करने का मांग किया गया। कोसुत किससे, ऑस्ट्रिया से। बोला इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा। इस बात का प्रभाव किस पे पड़ा, तो ऑस्ट्रिया के भी लोगों पर और हंगरी के भी लोगों पर, जिसके कारण यहाँ
मतलब हंगरी में राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया और अंततः 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली। याद रखिए, ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातों को माना। कब? तो 31 मार्च 1848 को। किसके कहने पर? तो कोसुत के कहने पर। कोसुत कौन था? तो कोसुत हंगरी का था और लोकतांत्रिक विचार का था। ठीक है, बात मान लिया, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग भी स्वीकार कर दी। और स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग की क्या कर दी? स्वीकार कर दी ऑस्ट्रिया। बोला इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किया गया। और इसमें किसके सदस्य को सम्मिलित किया गया? सिर्फ और सिर्फ तो हंगरी के सदस्य को ही सम्मिलित किया गया। ठीक है, बोला प्रेस को स्वतंत्रता भी दी गई। और स्वतंत्रता किसको दिया गया? प्रेस को भी स्वतंत्रता दिया गया। प्रेस को क्या दिया गया? स्वतंत्रता दिया गया। तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की। और मतलब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तथा हंगरी के राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेना का क्या किया गया? स्थापना किया गया। बोला सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई। मतलब जो एक व्यक्ति के अधीन रहकर जो लोग किसान में मतलब खेतों में किसानी करते थे, काम करते थे, तो ऐसी व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहते थे। तो सामंती व्यवस्था को भी क्या कर दिया गया? हंगरी से समाप्त कर दिया गया। तथा प्रतिनिधि सभा डायट, ठीक है, जर्मन संसद को डायट कहा जाता है। तो प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रति वर्ष मतलब हर एक साल राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। याद है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। क्वेश्चन पूछेगा, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। इस प्रकार इन आंदोलनों ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की। मतलब क्या? स्वतंत्र करने की क्या कर दी? राष्ट्रीय मतलब सम्मान के साथ उसको क्या किया गया? स्वतंत्रता दिया गया। तो हंगरी को स्वतंत्र करने में या तो हंगरी के जनता की स्थिति में सुधार लाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो कोसुत ने। किसने? कोसुत ने। ठीक है, अब देखने वाले हैं पोलैंड को। किसको देखने वाले हैं? पोलैंड को। अब है पोलैंड। ठीक है, पोलैंड में राष्ट्रीय भावना कैसे जगी? ये भी एक यूरोप का देश है। कह रहा पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए थे। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना जब जगी तो उन्होंने रूसी शासन के खिलाफ क्या किया? विद्रोह शुरू कर दिया। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव जब हुआ था गृह युद्ध फ्रांस में, तो 1830 ईस्वी क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था। परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी थी। और इन उदारवादियों को जो कि जनता के पक्ष में रहते थे हमेशा, इन उदारवादियों को किसी बड़ी शक्ति से सहायता नहीं मिल सकी। और अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को क्या कर दिया? कुचल दिया। और पोलैंड आज़ाद नहीं हो सका। ठीक है, उसके बाद है बोहेमिया। उसके बाद क्या? ये सब छोटे छोटे देश हैं। यहाँ की क्रांतिकारी भी क्या थे? कम थे। लोगों में राष्ट्रीय भावना जगी थी, लेकिन कोई एक बोलते हैं ना कि उच्च किस्म के इसके नेता नहीं थे। मतलब इनके पास ऐसे नेता नहीं थे जो कि सभी को एक साथ लेके आगे बढ़ सके। इसलिए ये लोग जो थे, मतलब ये जो देश थे, ये सब इन सभी देशों को स्वतंत्र होने में थोड़ा क्या लगा? लेट लगा। आगे है बोहेमिया। आगे क्या है? बोहेमिया। ठीक है, ये भी यूरोप का राष्ट्र है। बोला बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था। देखिए, बोहेमिया पे भी किसने अधिकार जमाया था? तो ऑस्ट्रिया ने। किसने? ऑस्ट्रिया। बोला ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत था में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। हंगरी में जिस तरह घटनाक्रम बढ़ा, मतलब कि कोसुत ने किस तरह हंगरी में व्यवस्था को सुधारा, तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? बोहेमिया पर। क्योंकि ऑस्ट्रिया का ही अधिकार हंगरी पे भी था और ऑस्ट्रिया के अधिकार किस पे है? बोहेमिया पर। इसलिए वहाँ घटनाक्रम का प्रभाव बोहेमिया पर भी पड़ा। बोला बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया। बोला कि बोहेमिया में जो बहुत से मतलब अधिक जनसंख्या वाले लोग थे वो है चेक जाति। किस जाति के लोग रहते थे? चेक।
तो उसके स्वायत्त शासन की मांग को क्या किया गया, स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। बोला जो बात इन्होंने रखा था बोहेमिया ने कि हम चेक जाति के जो लोग थे वहाँ अधिक थी, तो हमको थोड़ा स्वतंत्र कर दिया जाए, थोड़ा कुछ छूट दिया जाए, तो यह बात ऑस्ट्रिया ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इन लोगों ने हिंसात्मक रूप से मतलब मारपीट जो अपना आंदोलन करने का तरीका अपनाया, वो कैसा अपनाया, हिंसा वाला, मतलब मारपीट वाला। ऐसी चीज़ को देख करके ऑस्ट्रिया के क्रांतिकारियों ने इसे क्या कर दिया, दमन कर दिया, मतलब क्या, समाप्त कर दिया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी न रही, मतलब जो इसको स्वतंत्रता दिया गया था वो अस्थायी नहीं रह सका। फिर ये किसके गुलाम हो गए, ऑस्ट्रिया के गुलामी हो गए। अब बोहेमिया भी स्वतंत्र नहीं हो सका। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार, किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ, कौन कौन से नेताओं ने योगदान दिया, कौन कौन से देश अलग हुए या स्वतंत्र हुए। तो स्वतंत्र होने की बात अगर देखें तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया, यूनान, ये सब क्या थे, मतलब इस सब देशों में राष्ट्रता की भावना जगी और ये अंततः स्वतंत्र ही हो गए। ठीक है, अब पढ़ेंगे परिणाम, मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का परिणाम क्या निकला। ठीक है, यूरोप में क्या, पूरे संसार में इस यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। देखिए क्या हुआ, क्या यूरोप में राष्ट्रता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ था। मतलब यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ किससे शुरू हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति से। क्या जो मूर्त रूप में, मतलब मुख्य रूप से कब सामने आया है, तो यह भावना मुख्य रूप से कब सामने आया, तो यूरोप के राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। करा फलस्वरूप कई बड़े एवं यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राष्ट्रों का क्या हुआ, यूरोप में उदय हुआ। कह रहा राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आए। बोला कि जो नकारात्मक सोच वाले थे, मतलब जो राष्ट्रवाद सोच वाला नहीं थे, उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना 19वीं शताब्दी के आते आते हो गई। बोला प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र अब क्या हो गया था, सब कुछ हो गया था, सर्वोपरि था। अब सभी लोग अब इतने लड़ाई आंदोलन को देख करके अब सभी देश के लोगों में सर्वोपरि सबसे मुख्य काम जो रखा गया था वो रखा गया था राष्ट्रवाद। सबके दिल में अब राष्ट्रवाद की भावना जग गई थी। बोला इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार थे, मतलब अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश का सम्मान करने के लिए, अपने देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए किसी हद तक जा सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों एवं जातीय समूहों में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। कौन भावना, राष्ट्रवाद की भावना। दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्यों तथा मतलब यह था जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा। बोला है क्या, ये जो बड़े बड़े देश थे यूरोप के, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, इस सब में राष्ट्रवाद की भावना इतनी जागृत हो गई कि ये लोग साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के बन गए। किस प्रवृत्ति बन गए, साम्राज्यवादी, मतलब हड़पना शुरू कर दिया। जो क्षेत्र जिसके बारे में नहीं जानता था या जिस क्षेत्र के शासक देखते थे कमजोर थे, उन सभी को अब ये खुद में मिलाना शुरू करने लगा। कौन, तो जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड साम्राज्यवादी नीति अपना लिया इन्होंने। हालांकि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेवार थी। करा क्या कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ाने में सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना का ही योगदान नहीं था, साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को बढ़ाने में यूरोप में औद्योगिक क्रांति का भी महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि औद्योगिक क्रांति जब, मतलब कि औद्योगिक क्रांति का मतलब ये कि कारखानों की स्थापना शुरू हो गई। कारखानों की स्थापना शुरू हो गई तो कारखानों का स्थापना शुरू है तो वहाँ सामान बनने के लिए कच्चे माल की जरूरत, तो कच्चे माल की जरूरत कहाँ से होगी, तो नए क्षेत्रों से, नए देशों से, जहाँ बनता वो सामान। मान लो कपड़ा बनता तो कपड़े बनने के लिए कच्चे माल की जरूरत तो दूसरे देश से मिलेगा।
या खरीदना पड़ेगा, या तो बने हुए वस्तु को बेचने के लिए एक बड़े बाजार की जरूरत है, तो बाजार कहाँ मिलेगा। तो अपना बाजार बनाने के लिए और अपने कच्चे मालों की आपूर्ति करने के लिए इन सभी देशों ने साम्राज्यवाद की नीति अपना ली। इंग्लैंड ने तो भारत को बना लिया था अपना, फ्रांस ने बना लिया था हिंदी चीन को, ठीक है। तो इन सभी, तो वही कह रहा है कि साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति को बढ़ाने में राष्ट्रवाद का योगदान रहा, उसके साथ ही औद्योगिक क्रांति का भी योगदान रहा। बोला जितने के अन्य कारण थे, बोला इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशिया मतलब हम लोग के देश जो भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, कराए। इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया। मतलब साम्राज्यवाद की नीति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तो एशिया और अफ्रीका में। बोला जहाँ यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश का परिभाषा तो आप जानते हैं कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से आधिपत्य जमा लेता है तो वह गुलाम देश उपनिवेश कहलाता है, और जो देश उपनिवेश स्थापित किया वो उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है। बोला इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी हुई थी। मतलब औद्योगिक क्रांति भी टिका किस पे था, तो उपनिवेशों के शोषण पर, उपनिवेशों के शोषण पर टिका हुआ था। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ऑटोमन साम्राज्य ध्वस्त हो गया। इसी साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति के कारण ऑटोमन साम्राज्य जो था वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का क्या बन गया, एक अखाड़ा बन गया। युद्ध का क्या बन गया, अखाड़ा बन गया, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण। आ कह रहा यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बना दिया। ये राष्ट्रवाद की भावना ने सिर्फ यूरोप को नहीं पूरे विश्व को क्या कर दिया, जागरूक बना दिया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में भी विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। ये तो बात सही है कि भारत भी आज़ाद हुआ सन 1947 में, तो ये जो भावना का जो विकास हुआ अपने देश के प्रति, ये किस से हुआ था, तो यूरोप के राष्ट्रवाद से, यूरोप के राष्ट्रवाद से। क्या इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हुए हो चुके थे। अब मैसूर का शासक टीपू सुल्तान, याद है ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि मैसूर का सुल्तान कौन था, तो मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान, मतलब मैसूर का शासक कौन, टीपू सुल्तान। स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, और इस प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं उसका सदस्य बन गया। याद है जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, तो टीपू सुल्तान जी ने। बोला यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगाया था। क्या लगाया था, वृक्ष लगाया, स्वतंत्रता का प्रतीक कि हम स्वतंत्र हैं। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाना शुरू किया। और उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय, याद राजा राम मोहन राय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेते थे। इन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों के कारण ही 1821 ईस्वी की नेपल्स की क्रांति की विफलता पर काफ़ी क्या हुआ था, दुख प्रकट। नेपल्स की विफलता कब हुई थी, तो 1821 में। राजा राम मोहन राय का नाम इसलिए लिया गया था, इन्होंने बहुत कुप्रथाओं को समाप्त किया था। कुप्रथा उसे कहते हैं जो कि बहुत पहले से चलता था, जैसे कि अगर पत्नी की मृत्यु, पति का अगर मृत्यु होता है तो उसके साथ पत्नी को भी जला देना, ये कुप्रथा होता था। धर्म के आधार पे कुप्रथा, जाति के आधार पे जो होता था, उस सबको समाप्त किसने किया था, राजा राम मोहन राय जी। कह रहा है क्या एवं 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्साह भोज दिया गया। क्या दिया गया, उत्साह। अगर क्रांति विफल होता था तो दुख जताते थे हम लोग, भारत के लोग भी दुख जताते थे। अगर क्रांति सफल होती थी, कोई देश स्वतंत्र होता था, हम लोग खुशी भी मनाते थे, उत्सव मनाते थे। कालांतर में मतलब बाद में भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रता के तत्व नजर आने लगे थे। और भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, भारत का सबसे बड़ा क्रांति जिसे हम लोग कहते हैं सिपाही विद्रोह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं। तो इन्होंने, इस क्रांति ने ही भारत में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया था। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रता की भावना ने
प्रथम यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया। मतलब सबसे पहले उन्होंने यूरोप को प्रभावित किया और अंततः मतलब अंततः लास्ट लाइन इन्होंने पूरे विश्व को क्या किया, प्रभावित किया राष्ट्रवाद ने। करा जिसके परिणाम स्वरूप मतलब फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही और साथ ही साथ कई उपनिवेश भी क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। जैसे भारत, अफ्रीका, ये सब भी क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो ये चैप्टर आज आपका क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब जो पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इस चैप्टर में जितने भी 20 से क्वेश्चन आते हैं उस सभी हम इस वीडियो में मतलब अगले वीडियो में आपको दे देंगे। इस चैनल से आप जुड़े रहे। ठीक है, इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको क्लास 10th की सोशल साइंस की हर विषय की सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल सेट सब करा देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसके कारण हमारा वीडियो आपके तक हमेशा पहुंचते रहे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।